हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बल के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। यानी बल का क्या क्या लक्षण होता है, उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लिख लेते हैं बल के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है बल के क्या क्या लक्षण होते हैं। बल के को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए निम्न बातों को जो है ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन सी बातें हैं? बल का परिणाम यानी उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। बल की कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए। बल का क्रियाबिंदु, उसमें कोई ना कोई क्रियाबिंदु होना चाहिए, एक्शन पॉइंट होना चाहिए। और बल की क्रिया रेखा यानी बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, उसकी क्या क्रिया रेखा है, यह होना अति आवश्यक है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि कोई बल हम लगाते हैं 10 न्यूटन का है, तो ये उसका क्या होगा? परिमाण। क्या होगा? परिमाण। उसकी मात्रा होगी कि कितना न्यूटन का बल लग रहा है, तो वो 10 न्यूटन का, ये परिमाण हो गया। अब वो किस उसका दिशा क्या है? जैसे मान लेते हैं यहाँ से चल रहा है इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है। और ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, और इधर पश्चिम दिशा। ये हो गया। तो यदि पॉइंट इधर की तरफ बल चल रहा है, यानी कोई वस्तु है इधर की तरफ, हम उस पर 10 न्यूटन का बल लगाकर इस दिशा में चला रहे हैं, तो उसकी दिशा जो हो गई वो पूरब हो गई। तो ये उसकी एक्शन पॉइंट हो गई, यानी वो डायरेक्शन पॉइंट होगी, यानी उसकी दिशा हो गई। अब क्या होगा? पॉइंट ऑफ एक्शन ज्ञात करना, उसकी क्रिया बिंदु ज्ञात करना कि उसकी क्रिया किस बिंदु पर है। तो यहाँ से ये क्रिया कर रही है, तो ये इसकी पॉइंट क्रिया बिंदु हो गई। इसको हम एक्शन पॉइंट कहते हैं। इसको हम एक्शन पॉइंट कहते हैं। एक्शन पॉइंट, ये एक्शन पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या क्रिया रेखा होनी चाहिए? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर हम यहाँ तक इस दिशा में, जिस दिशा में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अगर हम यहाँ से बल लगाते हैं यहाँ तक गया, तो एक इसकी क्या हो गई? क्रिया रेखा हो गई। क्या हो गया? क्रिया रेखा हो गया। ये लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, इसकी क्रिया रेखा हो गई। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल के प्रभाव। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, यानी बल का प्रभाव क्या है, बल का क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि जब हम विरामावस्था में, यदि कोई वस्तु जैसे विराम अवस्था में है, इस पर क्या होगा? जब हम कोई बल लगाएंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? ये जो वस्तु है ये क्या करेगा? ये कुछ दूरी पर चलेगा, यानी इसमें गति उत्पन्न होगा। ये वस्तु में गति उत्पन्न होगा, जिससे ये यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मूव करेगा। तो विरामावस्था में जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, तो उसमें गति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोई स्थिर पिंड है, इस पर हम दोनों तरफ से समान परिमाण में बल लगाएं, तो यदि एफ इधर से और एफ इधर से फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा? इस वस्तु में क्या होगी? विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ये वस्तु इस तरह हो जाएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि वस्तु का शेप चेंज हो जाता है। तो ये हुआ फर्स्ट प्रकार का। ये दूसरा प्रकार, इस तरह अगर यदि हम बल लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है वस्तु में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। थर्ड आता है, यदि कोई वस्तु है, इसमें क्या, यदि कोई वस्तु है, ऐसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, बेलनाकार वस्तु है, इसमें क्या होगा? यदि हम बल इस तरह लगाते हैं, इस दिशा में, विपरीत दिशा में फोर्सेस लगाते हैं, तो क्या होगा? समान परिणाम से ये वस्तु कुछ बड़ी हो जाएगी। क्या होगा? कुछ बड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी। ये वस्तु कुछ बड़ी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। वस्तु की आकृति में चेंजेस आएगा, और वो वस्तु कुछ बड़ी हो जाएगी, इस तरह कुछ बड़ी हो जाएगी। ये टेंसाइन फोर्स होती है,
जब इस पर हम विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। और यदि यही बल जो होता है, जैसे कोई शेप इस तरह है, यदि कोई वस्तु है, इस पर हम इस दिशा में इधर से और इधर से बल लगाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों कंप्रेस हो जाएगा। क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होगा तो ये वस्तु जो होगा इसके भी शेप में चेंजेस आएगा और ये वस्तु छोटी हो जाएगी। इसको कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं। इसको क्या, कौन सा फोर्स बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स। और इसको टेंसाइन फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह जो होता है वस्तु पर बल का अलग अलग प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि बल का क्या क्या प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स, हमने बल के प्रभाव के बारे में लिख लिया है। जब विरामावस्था में किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो क्या होता है, तो वह गति में आ सकता है। वो पिंड क्या होता है, वो गति में आ सकता है, ऐसे गति में आ जाएगी। तथा किसी गतिशील पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। यानी कोई गतिशील पिंड है तो उसमें क्या होगा, बल लगाएंगे तो क्या होगा, यदि ये गतिशील है पिंड, इस दिशा में गतिशील है, तो इस पर जब हम बल लगाएंगे विपरीत दिशा में, तो या तो ये रुक जाएगी, या तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, या तो इधर से यदि फोर्स लगाएंगे तो ये इसकी डायरेक्शन जो है वो, उसकी दिशा, उसकी गति जो होती है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह गति का प्रभाव होता है। अब क्या होता है, परिवर्तन होता है। अर्थात बल लगाने की दिशा के आधार पर गति बढ़ सकती है या घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। इस तरह होता है। यानी कि यदि दिशा, पोजीशन पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु है, इस पर हम किस दिशा में बल लगाते हैं। यदि ये वस्तु इस दिशा में क्या होता है, इस दिशा में गतिमान है, इस दिशा में गतिमान है, तो क्या करेंगे, यदि हम इस दिशा से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये पिंड जो है ये या तो स्थिर हो जाएगा या इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी या इस दिशा में चेंज हो जाएगी। यदि इसका जो फोर्सेस है, इधर का फोर्स है, यदि F1 जो है F2 से क्या होगा, F1 F2 से क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, ये इसकी दिशा जो होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी इस अपने विपरीत दिशा में, यानी F2 के बल की दिशा में ये पिंड गतिमान हो जाएगी। और यदि दोनों बराबर हैं, F1 बराबर F2 है, तो ये पिंड क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। F1 बराबर F2 है तो पिंड स्थिर हो जाएगा। और यदि F1 जो है वो अधिक है F2 से, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो इसके बराबर जो होगी फोर्सेस से ये गति जो होगा वो बढ़ेगा, यानी इसकी गति कम हो जाएगी। कुल मिला के इसकी जो पिंड है इसकी गति क्या होगी, कम हो जाएगी। अब आता है कि यदि हम इसकी समांतर दिशा में यदि बल यहाँ पर F1 है और F2 इस दिशा में, दोनों एक ही दिशा में बल लगा देंगे तो क्या होगा, तो इस जो पिंड है इसकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि समान दिशा में F1 प्लस F2 हो जाएगा, तो इसकी फोर्सेज जो होगी वो बढ़ जाएगी, तो उस पिंड की गति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल, फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन, यानी फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स जो होता है न्यूटन के नियम से हम जान सकते हैं। न्यूटन ने हमें नियम क्या दिया था, हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया में बराबर परंतु विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। ये किसका नियम है, न्यूटन। यानी यदि कोई बॉल है किसी दीवार पर, क्या करेंगे, इस किसी दीवार पर जो है वो, यदि हम उस दीवार पर किसी बॉल को टकराएंगे तो क्या होगा, जितनी वेग से बॉल यहाँ पर टकराएगा, ठीक उतने ही वेग से ये वापस आएगा। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। हम बात करते हैं कि यदि कोई फोर्स है दीवार पर टकरा रही है तो ठीक उतने ही वेग से वापस भी आएगी। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी वस्तु को हाथ से बल लगाकर दबाया जाता है तो क्या होगा, वह वस्तु भी हाथ पर दबाव डालेगी। यदि कोई वस्तु है, ऐसे अगर वस्तु है इसको हम पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, तो क्या होगा, हाथ से पकड़ेंगे और दबाएंगे तो क्या होगा,
जितनी तेजी से इस बॉल को हम दबाएंगे, ठीक ही बॉल जो है हमारे हाथों पर विपरीत में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। दूसरा है, यदि हम कोई बीम मान लेते हैं, ये बीम है और यहाँ पर ये दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार है और इस पर कोई बल लग रहा है, या कोई वस्तु रखा, मान लेते हैं कोई ईंट रखा, ऐसे मान लेते हैं कोई वस्तु। तो इस ईंट के कारण जो इस पर बल लग रहा है, इस पर जो फोर्सेस लग रहा है वो उतने ही बराबर में, इस फोर्स के बराबर ही ये स्ट्रेस जो फोर्स है उसके ही बराबर जो बीम है वो इस वस्तु पर जो है बल अप्लाई करेगी। यही जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और यही क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया में बराबर परंतु विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। यह तो न्यूटन का नियम है, यह सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम हाथ से किसी वस्तु को दबाते हैं, हाथ से पेन दबाते हैं तो क्या होता है, तो हाथ द्वारा क्रिया के रूप में वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं तथा वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में हाथ पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे कि ठीक इसी प्रकार है, जैसे कोई बल जो है, ये वस्तु जो है वो बीम पर जो बल लगाती है, जो फोर्सेस अप्लाई करती है उसे क्रिया बल कहते हैं, और जो बीम है वो उस वस्तु पर जो बल विपरीत दिशा में लगाती है उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यही क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है। जो फोर्स हम स्वयं अप्लाई करते हैं वो क्या होता है कि जो फोर्स हम स्वयं किसी वस्तु पर अप्लाई करते हैं उसे क्रिया बल, तथा कोई वस्तु जो है वो विपरीत दिशा में उस क्रिया बल का विरोध करती है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये क्रिया जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो क्रिया, तथा हमारे फोर्स के विरोध में कोई वस्तु जो बल अप्लाई करती है उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंसाइन, यानी तनाव क्या है, फोर्स ऑफ टेंसाइन। टेंसाइन फोर्स क्या है? टेंसाइन फोर्स अभी हमने अध्ययन किया है। जैसे कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पर जब विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो क्या होता है, इस वस्तु की आकृति मतलब लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। जिस लंबाई में परिवर्तन होता है, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उस दिशा में उसकी लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी वो जो वस्तु होती है उसकी दिशा जो होती है बढ़ जाती है, मतलब दिशा नहीं, उस वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो यही टेंसाइन फोर्स होता है। जिस बल के कारण किसी वस्तु की आकृति जो है उसकी लंबाई उस बल की दिशा में विपरीत, जो बल है बल की दिशा में उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम टेंसाइन फोर्स कहते हैं। क्या कहें कि कोई ऐसा बल जो किसी पिंड पर जिसको किसी पिंड पर लगाने पर उसके कणों में, जो ये पिंड है इसके कणों में क्या होता है, इसके कणों को, ये कण पास है, या कहें ये ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बल जो किसी पिंड पर लगाने पर क्या होता है, उसमें उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। जब ये हम इसको टेंशन मतलब इन विपरीत दिशा में हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके जो कण होंगे वो दूर हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे, जिसकी इसकी शेप में वृद्धि हो जाएगी, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी बल को जो है हम टेंसाइन फोर्स कहते हैं, यानी तनाव बल कहते हैं। इसी बल को क्या हम कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपीड़न बल, यानी कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स क्या है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। पहले तनाव बल के बारे में, तनाव बल क्या होता है उसे देख लेते हैं। तनाव बल को हमने समझ लिया है, अब इसको हम किस तरह लिखेंगे ये समझते हैं। वस्तु या पेट पर लगे ऐसे बल को जो उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं तनन बल या तनाव बल या खिंचाव बल कहलाते हैं। इस टेंसाइन फोर्स को यानी तनाव बल को हम खिंचाव बल भी कहते हैं। अब संपीड़न बल क्या है, संपीड़न बल के बारे में हम समझ लेते हैं। यह कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है,
यानी इसी को यदि हम मान लेते हैं, इसी को, ये लंबाई है, इतनी लंबाई की कोई वस्तु है या लंबाई की वस्तु, जब हम क्या करते हैं, इसको विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये कण जो होते हैं परस्पर पास आ जाते हैं, तो तो इस फोर्स को मतलब वह फोर्स जिससे किसी वस्तु की कण परस्पर पास आने का प्रयत्न करते हैं या पास आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। यदि फिर से एक बार, यदि किसी हल्की छड़ के दोनों सिरों को, यदि कोई हल्की छड़ है, मान लेते हैं ये हल्की छड़ है, या यदि कोई छड़ है, इनके दोनों सिरों पर विपरीत बल लगाते हैं, तो क्या होता है, इन बाह्य बलों विपरीत बल लगाते हैं, तो इन बाह्य बलों के कारण उसमें उपस्थित जो कण होते हैं वो परस्पर पास आने का प्रयत्न करते हैं या पास आ जाते हैं, तो उस बल को क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं, यानी कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। और हम किस तरह लिखते हैं इसको देखते हैं। यदि किसी हल्की छड़ के दोनों सिरों को बराबर व विपरीत बल लगाकर दबाया जाए तो कण परस्पर समीप आने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे बल को संपीड़न बल कहते हैं। ऐसे बल को क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। ऐसे बल को संपीड़न बल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी बल जो होता है स्वतंत्र कैसे होता है उसका सिद्धांत हम जाने। तो बल जो होता है वो, यदि कोई वस्तु है, इस पर यदि हम इधर से बल लगाते हैं, 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 तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं ये जो है इस वस्तु पर जो है अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालते हैं। यदि केवल एक ही बल लगाते हैं तो ये भी स्वतंत्र रूप से इस वस्तु पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि दूसरा बल इस तरह लगाते हैं तो ये भी अपना स्वतंत्र रूप से इस पर अपना प्रभाव डालती है। चाहे ये बल लगा हो या न लगा हो, इससे इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जितना परिमाण में है उतने ही परिमाण में इस वस्तु पर अपना प्रभाव डालती है। किसी अन्य बल को होने का इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे ये बल लगे हो या ना लगे हो, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सभी जो है अपना अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस वस्तु पर अप्लाई करते हैं। चलिए लिख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में लिख लिया है। इसे भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर क्या कहेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब किसी पिंड पर अनेक बल कार्य करते हैं, तो इनमें से प्रत्येक बल, तो जो अनेक बल हैं उनमें से जो प्रत्येक बल होते हैं पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है जैसे कि अन्य बल पिंड पर न लगे हों। यानी कोई अन्य बल जो होता है, जैसे प्रत्येक बल जो होता है अपना अपना प्रभाव डालते हैं स्वतंत्र रूप से, चाहे कोई बल लगा हो या ना लगा हो, वो इस प्रकार डालते हैं जैसे कि कोई अन्य बल उस पिंड पर नहीं लगा हो। अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर प्रभाव अन्य बलों पर आश्रित नहीं होता है। जो प्रत्येक बल अपना प्रभाव डालते हैं वो किसी अन्य बल पर आश्रित नहीं होते हैं। चाहे बल किसी भी भौतिक माध्यम द्वारा लगा हो, वो उस पर निर्भर नहीं करता है। यही जो है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम समझ लेते हैं कि बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत क्या है। जैसे यदि कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस पर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं। ये मानते हैं ए पॉइंट है, ये मानते हैं बी पॉइंट है, ये मानते हैं सी पॉइंट है, ये मानते हैं डी पॉइंट। तो जब हम यहाँ पर कोई बल लगाते हैं
तो क्या होता है, तो जब हम कोई बल लगाते हैं तो क्या होता है कि इस बिंदु पर जो क्रिया करता है ये बल बिंदु ए पर जैसा क्रिया करता है वही क्रिया बी पर भी करेगा और वही सी पर करेगा और वही डी पर करेगा। अगर बल क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि ये सभी जो है एक ही शेप है, ये सभी बिंदु है इस शेप से जुड़े हुए हैं। यदि यही बिंदु ई मान लिया जाए तो जो एफ का क्रिया है वो जो बिंदु ए पर कार्य करता है, बी सी और डी पर कार्य करता है, वो ई पर कार्य नहीं करेगा क्योंकि ये इस शेप का एक पार्ट नहीं है। तो यही जो है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत यही है कि जब किसी दृढ़ पिंड पर कोई वस्तु किसी वस्तु के किसी बिंदु पर कोई बल कार्य करता है तो उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। तो उस वस्तु के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि वो वस्तु जो होने चाहिए उससे उस वस्तु जो है उस पहले वस्तु से संबंधित होना चाहिए, यानी दूसरा अलग से कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लिख लेते हैं कि बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी दृढ़ पिंड या किसी वस्तु के किसी पिंड पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो, यानी जो पिंड है उसके साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो या वो पिंड का ही एक भाग हो, तो वो जो है क्रिया उस किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। ये जो है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट हेडिंग था, लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स, अब हम कल नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो नया चैप्टर, अगला चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है, बल विश्लेषण। बल विश्लेषण के बारे में हम आगे कल अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको फर्स्ट चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।